मुशर्रफ ने हुकूमत का तख्ता उलटने का मंसूबा कब और कैसे बनाया? मुशर्रफ साहब को तो ज़ाहिर को बहाना चाहिए था। मुशर्रफ के घर होने वाली मुलाकातों में कौन कौन सा जर्नैल शरीक होता था? बिल्कुल कोई मंसूबा ऐसा नहीं था। नवाज शरीफ के जहाज का खुफिया मुसाफिर कौन था? PK 805 के कॉकपिट और ATC के दरमियान होने वाली गुफ्तगू। और ऐसे बहुत से अहम राज जो आज से पहले कभी मंजर आम पर नहीं आए। में अक्सरियत अल्लाह के फजल करम से मेरी है और मेरी रहेगी। अक्टूबर 1999 का सूरज किसी भी आम दिन की तरह तुलू हुआ। महल्लाती साजिशों से बेखबर आवाम मामूल के मुताबिक कारोबार जिंदगी में मसरूफ थे। मगर इक्तदार की राहदारियों पर शाम के गहरे होते सायों में दूसरी मर्तबा मुंतखब होने वाले वजीर आजम नवाज शरीफ के इक्तदार का सूरज भी गरूब हो गया। उस रोज रूनमा होने वाले वाकयात ने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को यकसर तब्दील कर दिया। निस्फ शब को सरकारी टीवी पर नश्र की जाने वाली तकरीर में आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ के लहजे की गुर्राहट अगले रोज दुनिया भर में खबरों का मरकज बन गई। My dear countrymen, I wish to inform you that the armed forces have moved in as a last resort to prevent any further destabilization. परवेज मुशर्रफ के लहजे की चिंगार ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान में हुक्मरानी एक मर्तबा फिर फौज के हाथ में है। जमहूरी हुकूमत पर शब खून मारने की इस कहानी के बहुत से पहलू अंधेरे में रहे। राजों से पर्दा उठने का सिलसिला आज भी जारी है। अपनी तकरीर में परवेज मुशर्रफ ने इंतहाई पुरयकीन अंदाज में उस वक्त के मुंतखब वजीर आजम को बरतरफ करने की वजूहात बताई और यहीं से जन्म लिया तैयारा साजिश केस ने। I was in Sri Lanka on an official visit. On my way back, the PIA commercial flight was not allowed to land at Karachi, but was ordered to be diverted to anywhere outside Pakistan. 5, you cannot land at any airport in Pakistan, and you can proceed outside Pakistan. Despite acute shortage of fuel, imperiling the life of all the passengers, thanks be to Allah, this evil design was thwarted through speedy army action. तैयारा साजिश केस हकीकत है कि अफसाना। असल हकायक परवेज मुशर्रफ की तकरीर के बरक्स एक मुख्तलिफ कहानी पेश करते हैं। ईवान वजीर आजम की गुलाम गर्दिशों में महल्लाती साजिशें अरूज पर थीं। हालात नवाज शरीफ पर वाज़ेह कर चुके थे कि उनके इक्तदार की नाव डोल रही है। दूसरी जानिब आर्मी चीफ अपने साथियों के साथ मिलकर मुंतखब हुकूमत को घर भेजने की तैयारी में मसरूफ थे। बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक नजर आ रहा था। वजीर आजम और आर्मी चीफ की मुलाकातों को खुशगवार करार दिया जा रहा था।
हाथ मिलाए जा रहे थे, वजीर आजम को सलूट पर सलूट मारे जा रहे थे। मगर इन सलूटों में फौजी बूटों की एड़ियों से निकलने वाली धमक से ईवान इक्तदार लरज रहा था। नवाज शरीफ को इंटेलिजेंस ब्यूरो परवेज मुशर्रफ की वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनवा चुकी थी, जिसे सुनकर नवाज शरीफ को महसूस होने लगा था कि अगर उन्होंने परवेज मुशर्रफ को बरतरफ ना किया तो परवेज मुशर्रफ उन्हें ऐवान इक्तदार से निकाल बाहर करेंगे। उस ऑडियो टेप में परवेज मुशर्रफ अपने वजीर आजम के खिलाफ इंतहाई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हुए सुनाई दिए। नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ दोनों को ही मालूम था कि दोनों के दरमियान मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुके हैं। आर्मी चीफ को मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरफ से वजीर आजम के पल पल की खबर दी जा रही थी, जबकि वजीर आजम को ISI और इंटेलिजेंस ब्यूरो आर्मी चीफ की पसे पर्दा मसरूफियात से आगाह रखे हुए थे। इसी दौरान वजीर आजम हाउस की हिफाजत पर मामूर फौजी गार्ड्स के पास ऐसे आलात देखे गए। ये पहुंच गए, आप तक पहुंचने वाले हो, जिनके बायस नवाज शरीफ की तशवीश में मजीद इजाफा हो गया। वहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जो स्टाफ था उसके पास एक अजीबोगरीब किस्म के उन्होंने आलात रख लिए थे जो हमने नोट किए, और वो फिर हमने पॉइंट आउट किया उसको, फिर उन्होंने कुछ देर के लिए विड्रॉ कर लिया। मुशर्रफ साहब को तो ज़ाहिर को बहाना चाहिए था टेक ओवर करने का। बिल्कुल कोई मंसूबा ऐसा नहीं था। हो ही नहीं सकता कि कोर कमांडर इनके कहने के बगैर उन्होंने वो कू कर जाए। वकील मैं जर्नलिस्ट और बोल रहा हूँ, बैठे हो एयरक्राफ्ट ही विल बी गाइडेड बाय द ATC इन कराची। मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से जनरल मुशर्रफ को एहसास हो गया था कि उनके खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। ये वो वक्त था कि नवाज शरीफ के करीबी फौजी जर्नलों की निगरानी बढ़ा दी गई। सिर्फ कारगिल में नहीं आग बुझाने की कोशिश करें, बल्कि उस बड़ी आग को बुझाने के लिए कोशिश करें। यहां तक कि नवाज शरीफ के इंतहाई करीब समझे जाने वाले DG ISI जनरल ज़ियाउद्दीन के फोन भी रिकॉर्ड किए जा रहे थे। 12 अक्टूबर से कबल उस वक्त के DG मिलिट्री इंटेलिजेंस मेजर जनरल एहसानुल हक कम से कम 2 मौके पर आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अजीज खान और DG मिलिट्री ऑपरेशन जनरल शाहिद अजीज को बता चुके थे कि नवाज शरीफ जनरल मुशर्रफ को बरतरफ करने का फैसला कर चुके हैं। परवेज मुशर्रफ हमेशा बज़िद रहे कि उनका इक़्तिदार पर कब्जे का कोई इरादा नहीं था। वो तो श्रीलंका से वापसी के सफर पर थे कि फौज ने हालात के बायस ये इंतहाई इकदाम उठाया और उनका तैयारा लैंड होने के बाद उनको मुल्क की बागडोर संभालने का कहा गया। If you see the response of the army, it was spontaneous. I didn't even have to tell them. उन्होंने लाजमन ये मंसूबा पहले से ही बना रखा था, क्योंकि इसके बाद रूनमा होने वाले वाकयात ये बताते हैं कि ये यकदम नहीं किया गया। बिल्कुल कोई मंसूबा ऐसा नहीं था, वरना अगर होता तो मैं कभी श्रीलंका ना जाता। मैं तो हवा में था, मुझे तो कोई पता ही नहीं था। मैं तो श्रीलंका से आ रहा था, मुझे तो मालूम ही नहीं था जमीन पे क्या हो रहा है। मैं तो जब पहुंचा हूँ जमीन पे, जब सब कुछ
आर्मी ने टेक ओवर किया है, फिर ही मुझे पता हुआ कि जियाउद्दीन साहब ने क्या हरकत की या वो उनको अपॉइंट किया गया वगैरह। परवेज मुशर्रफ कुछ भी कहें, लेकिन यह हकीकत है कि 12 अक्टूबर से पहले कुछ ऐसे वाकयात रूनुमा हुए जिन्हें हमेशा पर्दाए राज में छुपाने की कोशिश की गई। इन राजों में जनरल परवेज मुशर्रफ के घर होने वाली वो 4 मुलाकातें भी शामिल हैं, जिनमें उस वक्त के डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस मेजर जनरल एहसानुल हक, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान, कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल महमूद, डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज और ब्रिगेडियर राशिद कुरैशी शरीक हुए। इन मुलाकातों में होने वाली बातों को डीजी मिलिट्री ऑपरेशन अपने लैपटॉप में महफूज करते जाते और इन्हीं मुलाकातों में बनाया गया हुकूमत का तख्ता उलटने का मंसूबा। बकौल परवेज मुशर्रफ तैयारे में बैठकर जमीन पर मौजूद जर्नैलों से ना तो बात की जा सकती थी और ना ही उन्हें कोई हिदायत दी जा सकती थी। हो ही नहीं सकता कि कोर कमांडर इनके कहने के बगैर उन्होंने वो कू कर जाए, जिससे वाज़ेह है कि ये बात पहले ही तय हो चुकी थी कि जो ही हुकूमत परवेज मुशर्रफ को बरतरफ करने का ऐलान करेगी, उस वक्त किस जर्नैल ने क्या करना है। और यह सब साबित होता है उन मुलाकातों के अहवाल से। पहली मुलाकात हुई शाम के वक्त आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ के घर पर, जिसमें डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस मेजर जनरल एहसानुल हक ने परवेज मुशर्रफ को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान, कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल महमूद और ब्रिगेडियर राशिद कुरैशी की मौजूदगी में बताया कि नवाज शरीफ उनकी जगह जनरल ज़ियाउद्दीन को आर्मी चीफ तैनात करने पर गौर कर रहे हैं। इसके चंद रोज बाद इसी तरह की एक और मुलाकात जनरल परवेज मुशर्रफ के घर पर हुई, जिसमें उस वक्त के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज भी शामिल हुए। तमाम जर्नैलों ने मिलकर फैसला किया कि परवेज मुशर्रफ की बरतरफी की सूरत में हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा। तीसरी मुलाकात एक मर्तबा फिर जनरल परवेज मुशर्रफ के घर पर हुई, जिसमें डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस ने गुज़िश्ता मुलाकात के फैसले के मुताबिक एक मंसूबा शरीक जर्नैलों के सामने रखा। इस मंसूबे के मुताबिक परवेज मुशर्रफ की बरतरफी की सूरत में न सिर्फ 111 ब्रिगेड को हरकत में लाया जाएगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर एसएसजी कमांडोज और फौज के ज़ेरे इस्तेमाल हेलीकॉप्टर भी हुकूमत का तख्ता उलटने के ऑपरेशन में इस्तेमाल किए जाएंगे। चौथी मुलाकात में डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इंकिशाफ किया कि वजीर आजम नवाज शरीफ चंद इंतहाई करीबी साथियों से मुशावरत के बाद परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ के ओहदे से बर्खास्त करने का फैसला कर चुके हैं, लेकिन अभी इस फैसले पर अमल दरामद के लिए वक्त का तयन नहीं किया गया। परवेज मुशर्रफ के घर इन 4 मुलाकातों के बाद उस वक्त के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान हुकूमत का तख्ता उलटने के इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए हरकत में आ गए और उस वक्त के एसएसजी ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर फैसल अलवी को तलब कर लिया गया। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने ब्रिगेडियर फैसल अलवी को बताया कि वजीर आजम हाउस और ईवान सदर की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी बढ़ाना होगी। ब्रिगेडियर अलवी को हेलीकॉप्टर और एसएसजी कमांडोज को तैयार रखने का हुक्म दिया गया। ब्रिगेडियर अलवी ने उसे अगले ही रोज एविएशन ट्रेनिंग के नाम पर धमियाल एयरबेस पर कमांडोज की एक कंपनी भिजवा दी। इस एसएसजी कंपनी के अलावा रावलपिंडी में 111 ब्रिगेड की सिर्फ 2 बटालियंस मौजूद थीं, जो कि ईवान सदर
और वजीर आजम हाउस की हिफाजत पर मामूर थीं। चंद रोज बाद रावलपिंडी में विलोबॉय रोड पर वाक़े एसएसजी कमांडोज के रेस्ट हाउस में एक 5वीं मुलाकात हुई, जिसमें उस वक्त के डीजी मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज, 111 ब्रिगेड के कमांडर सलाउद्दीन सत्ती, एसएसजी ब्रिगेड के कमांडर फैसल अलवी और वजीर आजम हाउस की हिफाजत पर तैनात 111 बटालियन के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद और एसएसजी जरार कंपनी के कमांडर हारून इस्लाम भी मौजूद थे। इस मुलाकात में डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज ने सबको मंसूबे के मुताबिक हिदायत जारी की। इस मंसूबे के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद, जिनकी जिम्मेदारी वजीर आजम हाउस की निगरानी करना थी, वो वजीर आजम हाउस पर कब्जा करेंगे। कब्जा करने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद ने कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल महमूद को आगाह करना था, जो ये मालूमात आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ तक पहुंचाते। मुशर्रफ साहब को तो जाहिर को बहाना चाहिए था टेक ओवर करने का, और उन्होंने टेक ओवर किया। और मेरा ये ख्याल है कि पहले से तयशुदा प्रोग्राम था उनके दरमियान और जनरल महमूद, जनरल अजीज के, कभी ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अगर मुझे हटाया जाए तो आपने ये काम करना है। दीज वर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मिस्टर मुशर्रफ। उनकी पहले से तैयारी थी और बिल्कुल आपस में उनका पूरा प्लान बना हुआ कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अगर कोई भी जरा से इस तरह का एक्शन होगा तो हम एक्ट करेंगे। यहाँ आर्मी आ गई है, पीटीवी पे वो ये न्यूज अब नहीं चलने दे रहे हैं। इनके दिमागों में एक कॉन्स्पिरेसी थी। खबर का नश्र होना था कि परवेज मुशर्रफ के साथी जर्नैलों ने अपने मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज कर दिया। वकील मैं जनरल इफ्तिखार बोल रहा हूँ। ये मुलाकातें 18 सितंबर 1999 से पहले हो चुकी थीं। 18 सितंबर तक डीजी मिलिट्री ऑपरेशन को तमाम तैयारियां मुकम्मल होने की इत्तला दे दी गई। 111 ब्रिगेड को स्टैंड बाय रहने के अहकामात दे दिए गए थे। ये सब 2-3 लोगों ने किया। जनरल अजीज और जनरल महमूद मरकजी किरदार थे, बाकी किसी से भी नहीं पूछा गया था। वजीर आजम नवाज शरीफ को इन तमाम मुलाकातों और फैसलों के बारे में कतई इल्म न था, जबकि वजीर आजम के करीबी जनरल डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन इन हालात से बेखबर लंदन और रोम के 3 हफ्ते के दौरे पर थे। ये इन तमाम हालात से वजीर आजम की लाइल्मी ही थी कि उन्होंने सितंबर के आखिर में परवेज मुशर्रफ से अपने ताल्लुकात बेहतर करने की आखिरी कोशिश के तौर पर उन्हें रायवंड अपने घर मदऊ किया और उनकी मुलाकात अपने वालिद मियां शरीफ से भी करवाई। मैं उस मीटिंग में मौजूद था। मेरे दादा, वालिद और ताया भी वहां मौजूद थे। मेरे दादा ने कहा था कि आप सबके दरमियान जो भी गलत फहमियां मौजूद हैं उनको भुलाकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। वो एक दूसरे से गले मिले और साथ खाना भी खाया। फिर मुशर्रफ साहब चले गए। जब मुझे उम्रे पे भी लेकर गए, इनके दिमाग में, जब मुझे डिनर पे भी बुला रहे हैं, इनके दिमागों में एक कॉन्स्पिरेसी थी, उसको ये बड़े आराम से एग्जीक्यूट कर रहे थे और मुझे एक सिचुएशन ऑफ कॉम्प्लेसेंसी में डाला हुआ था कि बिल्कुल ये द कॉन्स्पिरेसी वाज इन देयर माइंड। इस मुलाकात में भी परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ के दरमियान बर्फ ना पिघल सकी। नवाज शरीफ ने ताल्लुकात में बेहतरी की एक और कोशिश के लिए परवेज मुशर्रफ को उनकी अहलिया के हमरा उम्रे पर ले जाने की दावत दी। उम्रे से वापसी पर आर्मी हाउस रावलपिंडी में तमाम जर्नैल एक मर्तबा फिर इकट्ठे हुए। इस मुलाकात के चंद ही रोज बाद परवेज मुशर्रफ को श्रीलंका के दौरे पर रवाना होना था। परवेज मुशर्रफ को हुकूमत का तख्ता उलटने की तैयारियों से आगाह किया गया।
इस मुलाकात के इख्तिताम पर परवेज मुशर्रफ ने हिदायत जारी की कि अगर उनकी मुल्क में अदम मौजूदगी के दौरान वजीर आजम नवाज शरीफ ने उन्हें बरतरफ करने की कोशिश की तो इख्तिदार पर कब्जा कर लिया जाए। ये हुक्म देने के बाद परवेज मुशर्रफ श्रीलंका के दौरे पर रवाना हो गए। 10 अक्टूबर को रायवन में वजीर आजम नवाज शरीफ ने रात के खाने के बाद अपने बेटे हुसैन नवाज को बुलाया। नवाज शरीफ ने हुसैन नवाज को चंद नुकात लिखवाने के बाद उन्हें एक तकरीर की सूरत में लिखने का कहा। परवेज मुशर्रफ को बर्खास्त करने का फैसला हो चुका था और इस तकरीर में, जो कि सरकारी टीवी पर नश्र की जानी थी, नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को नौकरी से बर्खास्त करने की वजूहात बयान की थी। ग्यारह अक्टूबर को नवाज शरीफ मुत्तहिदा अरब इमारात के एक रोजा दौरे पर गए। बताया यह जाता है कि यह एक मामूल का दौरा था जिसमें वजीर आजम नवाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात के अमीर की अय्यादत के लिए जाना था, लेकिन वजीर आजम के जहाज में एक मुसाफिर ऐसा भी था जिसके साथ जाने की इत्ला किसी को ना थी। ये मुसाफिर थे उस वक्त के हाजिर सर्विस DGISI लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन। इसके साथ साथ जहाज में उस वक्त के चेयरमैन PTV परवेज रशीद और वजीर आजम के साहबजादे हुसैन नवाज भी मौजूद थे। जहाज ही में नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए अपने करीबी DGISI जनरल ज़ियाउद्दीन से कहा कि वो नए आर्मी चीफ की जिम्मेदारी उन्हें सौंपना चाहते हैं। सफर के इख्तिताम से पहले नवाज शरीफ ने हुसैन नवाज को उनकी तकरीर में चंद मजीद नुकात शामिल करने का कहा। DGISI जनरल ज़ियाउद्दीन ने नया आर्मी चीफ बनने की हामी भर ली थी। 12 अक्टूबर 1999 को सुबह नवाज शरीफ ने बहैसियत वजीर आजम मुल्तान का दौरा करना था। नवाज शरीफ के साथ जहाज में परवेज रशीद, हुसैन नवाज और पाक फौज के चंद एहलकार मौजूद थे। दौरान सफर नवाज शरीफ की तकरीर के मतन पर गुफ्तगू जारी रही। हैरानकुन तौर पर नवाज शरीफ जहाज से अकेले ही बाहर आए। नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक परवेज रशीद की सरबराही में तकरीर को दोबारा लिखा गया। इस्लामाबाद वापसी से कबल नवाज शरीफ ने उस वक्त के सेक्रेटरी दिफा और वजीर दाखिला चौधरी निसार के बड़े भाई लेफ्टिनेंट जनरल इफ्तिखार को हिदायत की कि वो तमाम मसरूफियात तर्क करके उन्हें रावलपिंडी की चकलाला एयरबेस पर मिलें। नवाज शरीफ तकरीबन 3 बजे वापस पहुंचे। उन्होंने चकलाला एयरबेस पर पहले से मौजूद सेक्रेटरी दिफा को अपने साथ वजीर आजम हाउस चलने का कहा। वजीर आजम हाउस पहुंचने के बाद नवाज शरीफ ने लगभग 4 बजे अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी सईद मेहदी और सेक्रेटरी दिफा को आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ की बरतरफी और उनकी जगह DGISI लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन की बतौर आर्मी चीफ तैनाती का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर तहरीर करने का कहा। 4:20 पर वो नोटिफिकेशन दस्तखत के लिए वजीर आजम के पास पहुंचा, जो उस वक्त की नवाज हुकूमत का जारी करदा आखिरी नोटिफिकेशन साबित हुआ। नोटिफिकेशन पर दस्तखत के वक्त लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन भी वजीर आजम हाउस में नवाज शरीफ के साथ मौजूद थे। नोटिफिकेशन पर दस्तखत के बाद नवाज शरीफ ने शेरवानी ज़ेब तन की और 4:40 पर ईवान सदर के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने सदर रफीक तारड़ से भी नए आर्मी चीफ की तैनाती के नोटिफिकेशन पर दस्तखत करवाए। ईवान सदर जाते हुए वजीर आजम ने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जावेद मलिक को
नए आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउद्दीन से ऑफिशियल मुलाकात के फोटो सेशन की तैयारी करने का हुक्म दिया। 5 बजे आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ की बरतरफी और नए आर्मी चीफ की तैनाती की खबर सरकारी टीवी पर नश्र कर दी गई। इस खबर ने इक्तिदार के ऐवानों में हलचल मचा दी। खबर का नश्र होना था कि परवेज मुशर्रफ के साथी जर्नैलों ने अपने मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज कर दिया। हैरानकुन तौर पर खबर चलने के महज 20 मिनट के अंदर अंदर 111 ब्रिगेड के जवान सरकारी टीवी की इमारत में दाखिल हो चुके थे, जहां उन्होंने इस खबर को फौरी तौर पर रोकने का कहा। ये न्यूज़ जो पहली दफे आई है ये 5 बजे आई थी, उसके बाद एक आध दफे रिपीट भी हुई थी। 6 बजे की जो न्यूज़ आनी थी उस पे उन्होंने कहा कि जी यहाँ आर्मी आ गई है पीटीवी पे, और वो ये न्यूज़ अब नहीं चलने दे रहे हैं। पीटीवी से वजीर आजम हाउस तक ये इत्ला फौरी तौर पर पहुंच गई। इस इत्ला के पहुंचते ही वजीर आजम को एहसास हो गया कि वो जिस अमर को इतना आसान समझ रहे थे वो इतना आसान नहीं था। खबर चलने के बाद ही फौज की नकलो हरकत शुरू हो चुकी थी। 111 ब्रिगेड के जवानों ने वजीर आजम हाउस को घेरे में ले लिया। ब्रिगेडियर जावेद इकबाल जो कि मिलिट्री सेक्रेटरी थे प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने आके वहाँ बात की है ऑफिसर से कि वाई हैव यू एंटर्ड द प्राइम मिनिस्टर हाउस एंड दिस इज नॉट द प्रॉपर थिंग टू डू, जिस पे दे वर नॉट प्रिपेयर टू लिसन। मैं मोहम्मद नवाज शरीफ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जिंदाबाद। वकील में जनरल इफ्तिखार बोल रहा हूँ। बैठे हुए एयरक्राफ्ट ही विल बी गाइडेड बाय द एचपीए कराची। वजीर आजम हाउस के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ बार बार अपने स्टाफ से पूछते थे कहीं फौज तो नहीं आ गई। रात 9 बजे कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल महमूद और लेफ्टिनेंट जनरल अली जान औरंगज़ई वजीर आजम हाउस पहुंच गए और लेफ्टिनेंट जनरल महमूद ने वजीर आजम नवाज शरीफ को देखते ही बेसाख्ता कहा, मैं खुदा से दुआ करता था कि हालात बेहतर हो जाएं और हमें यह दिन ना देखना पड़े। आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ को मालूम था कि वजीर आजम उन्हें बर्खास्त करके DGISI लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन को आर्मी चीफ तैनात करना चाहते हैं। ऐसी किसी भी सूरत में फौज ने क्या करना है ये भी पहले से तय हो चुका था। मगर जिस वक्त श्रीलंका से PIA की कमर्शियल फ्लाइट PK 805 ने कराची एयरपोर्ट के लिए परवाज शुरू की तो ये एहसास किसी को ना था कि इस कम दौरानिये की डायरेक्ट फ्लाइट के पाकिस्तान पहुंचते पहुंचते इक्तिदार के ऐवानों में एक तहलका मच चुका होगा और मुल्क की तारीख में एक मर्तबा फिर फौज मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटकर इक्तिदार पर काबिज हो चुकी होगी। इस फ्लाइट की कहानी मुख्तसर मगर निहायत सनसनीखेज है। फ्लाइट ने 6:50 पर कराची एयरपोर्ट पर लैंड करना था। टेक ऑफ से पहले जहाज के अमले को कतई इल्म न था कि उन्हें पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर जहाज उतारने की इजाजत नहीं मिलेगी। जहाज से एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर पहला राब्ता 6:10 पर किया गया। राब्ता करने पर जहाज के पायलट को बताया गया कि वो पाकिस्तान में किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर सकते। जहाज को कहां लैंडिंग करना होगी ये फैसला पायलट पर छोड़ दिया गया।
इसके चंद मिनट बाद फौज कराची एयरपोर्ट का कंट्रोल संभाल चुकी थी। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल उस्मानी और मेजर जनरल इफ्तिखार कराची एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। मैसेज दिया है कि द टेक ओवर हैज बीन कंप्लीटेड और अब आप लैंड कर सकते हैं। फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मेजर जनरल इफ्तिखार ने तैयारे के पायलट से राब्ता किया और तैयारे के पायलट को कहा गया कि किसी दूसरे एयरपोर्ट पर जाने की जरूरत नहीं, लैंडिंग कराची एयरपोर्ट पर ही होगी। सर आवाज बोल रहा हूँ। जी सर। सर जनरल साहब यहाँ है, 805 मस्ट लैंड हियर सर, आप इनसे बात करें। हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो, कौन बोल रहे हैं? अकील बोल रहा हूँ। अकील, मैं जनरल इफ्तिखार बोल रहा हूँ। जी सर साहब, जहाज को आप डायरेक्ट इसको कराची एटीसी के साथ थ्रू कर दें। एटीसी को कांटेक्ट कर लो क्या सर? एयरक्राफ्ट ही विल बी गाइडेड बाय द एटीसी इन कराची। Right sir, but he is saying that he is planning and he said I will let you know. You just tell the pilot to get directly in touch with ATC Karachi. Pakistan 805, I'm getting you in climbing phase out of 120. Request intention. Hello? Hello? Sir, land क्यों नहीं कर रहा है sir? ये वो नहीं land कर रहा, वो सीधा climb कर रहा है। He said कि I'm trying to save fuel, I'm going up, so I have very little fuel. So he is out of already one. तो ये तो कोई बात नहीं बनी ना, ये मत land यार, land क्यों नहीं कर रहा है? उसको कह रहे वापस आओ, वो नहीं आ रहा हूँ। Pakistan 805, turn left heading 240, vector for Karachi for landing. उसको कहेंगे you are hereby directed to please land in Karachi airport. The Karachi control tower will guide you. There is no need to divert anywhere. Is that clear? Oh. कुछ ही देर में परवेज मुशर्रफ तैयारे के कॉकपिट में पहुंच चुके थे। जहाज के पायलट की जानिब से एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर राब्ता करके कहा गया कि जनरल परवेज मुशर्रफ कोर कमांडर कराची से बात करना चाहते हैं, मगर वो वहां मौजूद नहीं थे। जनरल मुशर्रफ ने मेजर जनरल इफ्तिखार से बात की। तैयारे के कॉकपिट से परवेज मुशर्रफ ने 7:32 पर जो आखिरी हुक्म दिया, उसमें कहा गया कि लेफ्टिनेंट जनरल महमूद और अजीज से कहें कि किसी को मुल्क से जाने की इजाजत ना दी जाए। तैयारे के कराची एयरपोर्ट पर लैंड करने तक तमाम मामलात फौज के हाथ में आ चुके थे। परवेज मुशर्रफ का रास्ता साफ था। सब कुछ मंसूबे के मुताबिक हुआ। इसके बाद आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ और उनके साथियों को इक्तदार संभालने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई। पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। 12 अक्टूबर की इस तारीख साज दास्तान के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने बिला शिरकत गैर पाकिस्तान पर हुकूमत की। 9 साल तक मुल्क में जमहूरियत के नाम पर आमरीयत का रक्स जारी रहा। कहानी में मुख्तलिफ किरदार आते रहे और जाते रहे। कैसे पर्दा स्क्रीन पर सियासतदान आमिर की उंगली के इशारों पर नाचते रहे। इस सियासी पुतली तमाशे का दौरानिया बढ़ता गया, मगर फिर तारीख के पन्नों पर यह तहरीर होना बाकी था कि परवेज मुशर्रफ को कैदी नंबर 1500 अलॉट किया गया। परवेज मुशर्रफ ने इक्तदार से रुखसती, खुद साख्ता जिलावतनी और फिर वापसी पर यह दिन भी देखा कि उन्हें गर्मियों की एक रात इस्लामाबाद पुलिस लाइन के एक 16x10 के कमरे में गुजारना पड़ी। वही शहर इक्तदार जहां कभी उनका तूती बोलता था। मैं मोहम्मद नवाज शरीफ सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ As Prime Minister of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions. Pakistan, Zindabad.
पाइंदाबाद। दुनिया में इक़्तिदार के अरूज और ज़वाल की दास्तानें निहायत सबक आमोज हैं। नवाज शरीफ का सितारा अटक जेल की काल कोठरी से निकलकर एक मर्तबा फिर इक़्तिदार के ऐवानों में जगमगाया। That I will bear true faith and allegiance to Pakistan. और परवेज मुशर्रफ अपने ही तामीर करदा फार्म हाउस में कैद हुए।